गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज हम मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए एक महान वंश जिसका नाम है कुषाण वंश, आज उस काल के सांस्कृतिक, समाज और अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस होगा वो कुषाण काल के अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव यानी सामाजिक परिवर्तन पर होगा। ठीक है, कि कुषाणों के आगमन से क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ, यानी समाज की संरचना किस तरह से दिखाई देती है, और मूल रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्वरूप में जो बहुत बड़ा बदलाव दिखता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो व्यापार में क्या कंडीशनल चेंज आता है कुषाणों के समय, और कहा जाता है कि इसी समय हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बना। तो किस तरह से हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बना और किस तरह से इसे हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनने में कुषाणों का क्या योगदान रहा, यानी कुषाण वंश का इसमें क्या योगदान रहा, इन सारी बातों को हम देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मजबूती ने भारत को एक मजबूत आर्थिक राष्ट्र के रूप में या देश के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया, जो आने वाले समय में कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए एक मजबूत इकोनॉमी को जनरेट करेगा। ठीक है, तो बच्चों सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। जो है आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है। कितने लोग इसमें हैं जो यूपीएससी इस बार दे रहे हैं बच्चों? यूपीएससी एग्ज़ाम चूँकि अक्टूबर में डिसाइड हो चुका है, तो इसमें कितने कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं इस बार? सबको हमारी तरफ से नमस्कार और बहुत सारा प्यार। बच्चों, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों में से क्या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपीएससी में इस बार अपीयर हो रहे हैं? ठीक है, चलिए, आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही शायद आप लोगों तक। देखिए बच्चों, आज की क्लास है मौर्योत्तर काल या कुषाण वंश, कुषाणकालीन सामाजिक एवं आर्थिक भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, आर्थिक संरचना। ठीक है, आर्थिक संरचना, सामाजिक और आर्थिक संरचना हमें देखना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें आर्थिक संरचना देखेंगे, फिर उसके साथ साथ जो है हम सामाजिक संरचना देखेंगे, क्योंकि आर्थिक संरचना कहीं न कहीं सामाजिक संरचना को अफेक्ट करती है मौर्योत्तर काल में। तो दोनों को एक साथ देखना जरूरी है, और देखने से पहले हम किसको देखेंगे? आर्थिक संरचना को देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, पहले भारत का मैप बना लीजिए। भारत का मैप आप बनाइए। ये आपका भारत का मैप बना। अब देखिए, ये आपका बच्चों पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान। ठीक, आगे आप जाएंगे तो ये आपका काशगर मध्य एशिया का क्षेत्र, ऊपर चले जाएंगे तो ये पूरा आपका, ऊपर जाएंगे तो ये मध्य एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया। ये आपका ईरान का क्षेत्र है। ठीक, ये आपका ईरान का क्षेत्र है बच्चों। अब देखिए, कहा जाता है कि इस साइड में अगर आप देखें, ध्यान से समझिए, सबको पूरी संरचना को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कौन है? चीन है।
चीन है, नीचे आएंगे तो ये तिब्बत है, तिब्बत को और इधर करिए, ये आपका तिब्बत क्षेत्र है, ये तिब्बत क्षेत्र है बच्चों। अब देखिए ये ऊपर से आप देखेंगे ये आपकी हिमालय रेंज है, ये हिमालय रेंज है, ठीक है। कहा जाता है कि पूरब में चीन था और यहाँ पर पार्थियनों की एक शाखा थी, पार्थियन साम्राज्य की एक शाखा थी, ठीक है। पार्थियन से यहाँ आगे बढ़िए तो आपका रोम साम्राज्य का उदय हो रहा था, यहाँ पर आपके रोम साम्राज्य का उदय हो रहा था, ठीक है। रोम साम्राज्य का उदय हो रहा था, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि कुषाण वंश के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार बताना मत क्लास में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुषाणों के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार अपने सबसे चरम बिंदु पर दिखाई देता है। तो इसको देखना है किस तरह से व्यापार हो रहा था, यानी व्यापारिक संरचना थी क्या और उस पर कैसे कुषाण वंश के शासकों ने किस तरह से अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, कैसे कुषाण वंश ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब देखिए कहा जाता है कि यहां पर रोम है, ये बच्चों रोम है, और रोम का पार्थिया से अच्छा संबंध नहीं है, रोम का पार्थिया से अच्छा संबंध नहीं है। यानी अगर रोम भारत से व्यापार करना चाहता है तो पार्थिया के थ्रू या तो आए, या तो ये रूट वो पकड़े, ठीक, या ये देखिए ये आपका हिमालय रेंज है और यहाँ से काराकोरम मार्ग जिसे आप कहते हो वर्तमान में काराकोरम मार्ग, इसे सिल्क रूट कहा जाता था। इसे क्या कहते हैं? सिल्क रूट। ये उस समय का सिल्क रूट था। कहा जाता है कि कनिष्क ने जब साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार करने पर कनिष्क के राज्य में वर्तमान 9 देशों की सीमा शामिल थी। ये 9 देशों की सीमा कनिष्क के राज्य में क्या है? शामिल है। तो कनिष्क के राज्य में जब 9 देशों की सीमा शामिल हुई तो उसमें यह भूभाग भी कनिष्क के अधीन आ गया। ये भूभाग जो है यानी सिल्क रूट किसके अधीन चला गया? कनिष्क के अधीन चला गया। इसका कई तरह से फायदा उठाया कनिष्क ने। देखिए कहा जाता है इस सिल्क रूट के फायदे को अभी छोड़ दीजिए। अभी कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पेशावर। पेशावर कनिष्क की राजधानी है एक, और दूसरी राजधानी बच्चों कहाँ है? मथुरा। मथुरा ये दूसरी राजधानी है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट का डिस्कशन हमने अर्थव्यवस्था में इसलिए नहीं किया यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पूर्ववत एकदम बना रहा। जो पहले की एग्रीकल्चर सिस्टम व्यवस्था थी यानी मौर्य काल में, वही सिस्टम इस समय भी दिखता है। जो चेंज आया है वो है माने व्यापारिक कंडीशन में। इसीलिए व्यापारिक कंडीशन को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए उसको आप किताबों में पाएंगे भी नहीं। जो बदलाव है वो है व्यापार में। अगर व्यापार के स्वरूप की बात करें तो व्यापार का स्वरूप दोनों तरीके से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है और राष्ट्रीय व्यापार भी है, ठीक। और व्यापार जो है जल मार्ग और स्थल मार्ग से भी है, जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से है। देखिए कहा जाता है यहां पर इस कंडीशन का, इस भौगोलिक कंडीशन का यानी पार्थिया का बीच में होना और सिल्क रूट पर कनिष्क का नियंत्रण होना, इन दोनों का उन्होंने बड़े बखूबी से लाभ लिया। लाभ क्या लिया? कहा जाता है कि रोम का पार्थिया से अच्छा संबंध न होने से पेशावर से सीधे संबंध कनिष्क ने जोड़ा। किससे? रोम से। पेशावर से सीधे उसने संबंध जोड़ा। किससे? रोम से। यानी रोम का
स्थल भाग से, किस भाग से? स्थल भाग से। रोम का स्थल भाग से व्यापार होना शुरू हो गया, किससे? कनिष्क के साम्राज्य से। ठीक, अब देखिए यहां से भारत के आंतरिक क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को रोम माने कनिष्क के साम्राज्य से सीधे सीधे कहां भेजा जाएगा? रोम भेजा जाएगा। और इस व्यापारिक स्वरूप का उल्लेख जो है इतिहासकार स्मिथ ने भी किया है, इतिहासकार प्लिनी भी करता है, इतिहासकार स्ट्रैबो भी कहता है, स्ट्रैबो भी करता है। और ये इतिहासकार जो है रोम साम्राज्य के पतन पर पूरी तरह से इस व्यापार को उत्तरदायी ठहराते हैं। ठीक है, माने इनका कहना है कि जो रोम का साम्राज्य है वह पूरी तरह से विलासतापूर्ण होता जा रहा है, और वह विलासतापूर्ण इसलिए बन रहा था क्योंकि भारत से इसका व्यापार हो रहा था। भारत से जो वस्तुएं रोम भेजी जाती थी, भारत से जो वस्तुएं रोम भेजी जाती थी उसमें सामान्य तौर पर अगर देखें तो कहा जाता है उसमें रत्न होते थे, रत्न, मसाले होते थे, मोती होता था, मलमल होता था, हाथी के दांत होते थे, औषधियां होती थी। ये वस्तुएं होती थी जिनका निर्यात किया जाता था। अगर इनको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मोती, मलमल, मसाले, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, ये वस्तुएं होती थी जिसे निर्यात किया जाता था कहां पे? रोम को। किससे? कुषाण वंश के द्वारा। तो यहां पर जो मलमल, मोती, हाथी दांत, औषधि भी इसमें शामिल है। तो ये चीजें जब रोम जाती थी, कहा जाता है कि प्लिनी इसका उल्लेख करते हुए बड़े दुख पूर्वक व्यक्त करता है। प्लिनी कहता है कि रोम के विलासतापूर्ण जीवन ने इस व्यापार को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। वो कहता है कि रोम की महिलाएं अगर रुमाल भी यूज करती हैं तो भारत के मलमल का बना हुआ वो होता है। ठीक है, और ये जो व्यापारिक स्वरूप है, भारत इधर से वस्तुएं भेजता है और उधर रोम से क्या आता है? सोना आता है। यहां पर क्या आता है? सोना आता है। ठीक है, और सीधी सी बात, कुषाण वंश के विषय में कहा जाता है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक स्वरूप के माध्यम से वह सोना अर्जित करता है, दूसरा उसे सोने की खान भी मिली थी। कहा जाता है कि कुषाण वंश में सोने की खान भी पाई गई इन तक्षशिला के सेक्टर में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जिससे कहीं न कहीं इनके समय सोने का एक पर्याप्त भंडार मौजूद हो गया। और यही वो कारण भी है जिसकी वजह से कुषाणों के समय सोने की सबसे बेहतर मुद्राएं आपको दिखाई देंगी। जो दिनार मुद्रा आपको दिखेगी कुषाणों के समय, वह भारतीय इतिहास में सबसे बेहतर क्वालिटी की स्वर्ण मुद्राएं मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक पहाड़ है जिसे अल्टाई का पहाड़ कहा जाता है। एक अल्टाई का पहाड़ है, अल्टाई का पहाड़, यहां से वह सोने की खान प्राप्त किया था अल्टाई के पहाड़ से। ठीक, अल्टाई के पहाड़ से। अब देखिए, कहा जाता है कि इस स्थल भाग से उसने रोम से व्यापारिक संबंध जोड़ा। तो स्थल भाग से रोम से जोड़ा, इसके आगे वह मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध को मजबूत कंडीशन में ले जाता है। और मध्य एशिया से जो व्यापारिक संबंध हुआ या ईरान से जो व्यापारिक संबंध हुआ, उसका फायदा उसने दूसरे तरीके से लिया। कैसे? देखिए, कहा जाता है जब ये सिल्क रूट कनिष्क के अधीन आ गया तो इस सिल्क रूट का कनिष्क ने दो तरीके से उपयोग किया। कैसे कैसे? कहा जाता है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण होने से यहां पर भारतीय व्यापारी जो थे वो बिचौलिया बन गए। क्या बन गए? बिचौलिया, यानी मीडिएटर। वो क्या बन गए? बिचौलिया बन गए, मीडिएटर बन गए बच्चों। ठीक है, और दूसरा कहा जाता है कि जो चीन से व्यापारी आते थे यहां पर रेशमी वस्त्र लेकर, सिल्क के वस्त्रों को लेकर, उन पर अधिकतम कर लगाया जाता था। अधिकतम कर लगाया जाता था, अधिकतम कर लगाया जाता था। तो देखिए, कहा जाता है कि इस अधिकतम कर से दो तरह के फायदे कनिष्क लेता था। एक तो ये पहला फायदा देखिए, कहा जाता है कि अधिकतम टैक्स लगाने से कनिष्क के राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। और जैसे ही कनिष्क ने चीन से आने वाले व्यापारियों पर अधिकतम कर लगाया,
एक तरफ उसे आर्थिक प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ इन व्यापारियों की वस्तुएं जो है वो महंगी हो जा रही हैं, वो महंगी हो जा रही हैं। ठीक, अब ये महंगी वस्तुएं जब मध्य एशिया या ईरान या रोम के बाजार में पहुंचेंगी तो वहीं पर कनिष्क भी अपनी वस्तुओं को इन स्थल मार्गों से भेज रहा है। तो इसको कहां से रेशम मिल रहा है? इसको रेशम मिल रहा है कहां से? ये भारतीय व्यापारियों की मध्यस्थता से। कहा जाता है कि भारतीय व्यापारी जो है मीडिएटर के रूप में चीन से आने वाले इन रेशम को खरीद लेते थे और अपने स्तर पर इन बाजारों में ले जाते थे, बेचते थे। तो अगर कुछ व्यापारी चीनी स्वयं अगर प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहते थे तो उनकी रेशम की वस्तुएं क्या हो जाती थी? महंगी हो जाती थी सापेक्षता में किसके? भारतीयों के। तो जिससे कुषाण साम्राज्य की जो वस्तुएं होती थी या भारत में निर्मित जो वस्तुएं होती थी बच्चों, इनकी डिमांड इन मध्य एशिया, रोम या ईरान के बाजारों में क्या होती थी? बढ़ जाती थी, जिससे यहां से जो सोना है वो किधर बढ़ आता था? वो आएगा किधर? कुषाण वंश की तरफ आता है। तो सोने की जो मात्रा है बच्चों, वह सोने की मात्रा कहीं न कहीं इसी समय हिंदुस्तान में सबसे अधिक क्या होती है? आती है। ठीक है, और इसी समय जो पश्चिम का अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो सबसे मजबूत कंडीशन में आपको दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? चलिए, अब देखिए, अभी हमने बात किया कि स्थल मार्गों से व्यापार का। आगे चलकर क्या हुआ कि रोम से जल मार्ग के द्वारा भी व्यापार होने लगा। तो जल मार्ग के द्वारा व्यापार कब शुरू हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए, कहते हैं कि दूसरी बीसी यानी दूसरी बीसी में हिप्पालस नामक एक यूनानी व्यापारी ने हिप्पालस नामक एक यूनानी व्यापारी जब दक्षिण पूर्वी मानसून की खोज कर देता है, दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं की खोज करता है, दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं की खोज किया, तो इन मानसूनी हवाओं की खोज से कहा जाता है कि व्यापार जो है अब जलमार्गों के द्वारा भी होना शुरू हो गया। अब ये दक्षिण में आके इन जलमार्गों के थ्रू जो है ये मेडिटेरियन लाल सागर होते हुए मेडिटेरियन सी के द्वारा जो है व्यापार होना शुरू हो गया। यानी अब जो है कहीं न कहीं जलमार्ग का उपयोग भी होना शुरू हो गया। किसके बाद? जब हिप्पालस ने मानसूनी हवाओं की खोज कर दिया, तो इसके बाद भारत में जो व्यापार था पश्चिम यूरोप से या पश्चिमी देशों से, वह व्यापार जो है अब कहीं न कहीं स्थल भाग से जल भाग से होना प्रारंभ हो गया। तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो पश्चिमी देशों से जो भारत का व्यापारिक संबंध था, वह व्यापारिक संबंध जो है स्थल भाग से पहले ज़्यादा जुड़ा हुआ था, या ये कहिए कि 70% व्यापार जो है वो स्थल भागों पर ही निर्भर है। लेकिन आगे चलकर जब हिप्पालस ने कहीं जल मार्ग की खोज किया, मानसूनी हवाओं की खोज कर दिया, तो यह व्यापार जो है जल मार्गों पर भी निर्भर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका रहा है? वो रहा किसका? हिप्पालस का। ठीक, तो इस तरह कहीं न कहीं जो है जो कनिष्क है वह चीन के भी व्यापारिक लाभ ले रहा है और पश्चिम से रोम, मध्य एशिया और ईरान से भी अपने व्यापारिक लाभ को ले रहा है। और इस तरह धीरे धीरे भारत जो है कि कुषाणों के समय जो है सोने का चिड़िया बनना शुरू होता है, जिसका प्रमाण हमें इनकी मुद्राओं से पता चलता है, इनके स्वर्ण भंडारों से पता चलता है। तो चलिए, इस मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या रहा, इस मजबूत अर्थव्यवस्था का परिणाम क्या रहा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम अपने आंतरिक व्यापार की संरचना को भी देख लें कि कुषाणों के समय आंतरिक व्यापार की संरचना कैसी थी। चलिए,
कुषाणों के समय आंतरिक व्यापार की संरचना। ठीक है, कुषाणों के समय आंतरिक व्यापार की संरचना कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि कुषाणों के समय आंतरिक व्यापार का प्रचलन था और यह व्यापार जो है सामान्य रूप से स्थल भाग से किया जाता था और नदी के जल परिवहन का उपयोग किया जाता था। ठीक, और इनका जो व्यापार है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में दिखाई देता है। लेकिन कहा जाता है कि यह व्यापार जो है राज्य स्तर पर व्यापारियों के द्वारा संचालित किया जाता था और व्यापारी एक संगठन के रूप में दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि कुषाण वंश में ही पूरी तरह जो है आंतरिक व्यापार भी संगठित रूप में दिखाई देता है। संगठित रूप में दिखाई देता है। यह संगठित रूप किसके द्वारा दिया गया? श्रेणी संगठन के द्वारा। यह संगठित रूप किसके द्वारा आया? श्रेणी संगठन के द्वारा। ये श्रेणी संगठन क्या है? श्रेणी संगठन बच्चों ये व्यापारियों का समूह है। ये क्या है? ये व्यापारिक समूह है। श्रेणी संगठन क्या है? ये व्यापारिक समूह है। अब देखिए, कहा जाता है व्यापारियों को समूह को श्रेणी कहते हैं। व्यापारिक समूह को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी क्या है? ये व्यापारियों का समूह है और इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रमुख होता है वह क्या होता है? वह श्रेष्ठी होता है। वो क्या होता है? वह श्रेष्ठी होता है। जो श्रेणी का प्रमुख होगा उसे श्रेष्ठी कहते हैं और व्यापारिक संगठन को यानी व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते हैं। और जब यह समूह जो है अपना एक मुखिया चुनता है तो उस मुखिया को हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठी कहते हैं। कहा जाता है कि व्यापारियों का यह समूह जिसके नेतृत्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारिक काफिले को ले जाता है, यानी व्यापारियों का समूह जिसके नेतृत्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है यानी व्यापार करने जाता है एक काफिले के रूप में, उसे कहा जाता है सार्थवाह, यानी उसको आप कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता। उसे आप नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। तो नेतृत्वकर्ता को क्या कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं। सार्थवाह कहते हैं। ठीक है, सार्थवाह कहा जाता है। और श्रेणी को निगम भी कहते हैं। इसको हम निगम भी कहते हैं। ये निगम के अंतर्गत ही आती हैं सब कुछ। तो कहा जाता है कि एक अभिलेख है इसे निगम भी कहते हैं। तो कुषाण काल में एक अभिलेख है जिसे आप मथुरा अभिलेख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मथुरा अभिलेख। कनिष्क के समय का एक अभिलेख है जिसे हम मथुरा अभिलेख कहते हैं। इस मथुरा अभिलेख में एक शब्द आया है जिसे हम अक्षय नीवी शब्द कहते हैं। अक्षय नीवी परंपरा। तो ये अक्षय नीवी परंपरा क्या है? ये अक्षय नीवी परंपरा क्या है बच्चों? इसको थोड़ा समझिए। अक्षय नीवी परंपरा क्या है? अक्षय नीवी परंपरा क्या होता था कि जो ये श्रेणी होती थी, ये जो श्रेणी होती थी, श्रेणियां जो है अक्षय नीवी, जैसे वर्तमान में आपका बैंक होता है, जैसे आपके वर्तमान समय में बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंक क्या करता है? बैंक में आप अपने पैसे को, अपने धन को क्या करते हो? सुरक्षित रखते हो और बैंक उस धन पर आपको एक निर्धारित ब्याज अदा करती है। वही सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। कहा जाता है अक्षय नीवी एक ऐसा संगठन था जिसका संचालन निगम के द्वारा या श्रेणी के द्वारा किया जाता था। इस अक्षय नीवी में जमा किए गए धन पर यह श्रेणी जो है क्या करती थी? ब्याज देती थी। यह श्रेणी क्या करती थी? ब्याज देती थी और इस धन का वह क्या करती थी? उपयोग करती थी। कहा जाता है कि श्रेणियां इतनी वर्चस्वशील थी, इतनी मजबूत स्थिति में थी मौर्योत्तर काल में कि इन श्रेणियों का अपनी स्वयं क्या होती थी? मुद्रा होती थी। अपना इनका स्वयं का नगर प्रशासन होता था। राज्य इनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इनकी समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कहा जाता है कि बहुत से ऐसे आने वाले भविष्य में बहुत से राजाओं ने स्वयं अपना धन अक्षय नीवी में जमा किया ताकि राजकोष के धन में वृद्धि की जा सके या उनको कुछ प्रॉफिट या लाभ मिल सके। तो ये एक परंपरा हमें
मौर्योत्तर काल में दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं आंतरिक व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है या अपने कंट्रोल में रखता है। बात समझ रहे हैं? तो यह एक ऐसी स्थिति थी मौर्योत्तर काल में जिसने कहीं न कहीं आंतरिक व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्वरूप को भी क्या किया, मजबूती प्रदान किया। ठीक, तो ये रही आपके व्यापारिक कंडीशन हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि किसी भी राज्य में बच्चों व्यापार की जो मजबूती होती है वह उस समय की मुद्रा व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। बात समझ रहे हैं? यानी किसी भी राज्य की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, अगर हमें उसे जानना है तो हम उस राज्य की मुद्रा व्यवस्था को देखकर उस राज्य की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। तो चलिए मुद्रा व्यवस्था देख लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुषाणों की मुद्रा व्यवस्था से आप इनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ इनकी धार्मिक नीति को भी जान सकते हैं। इनकी धार्मिक नीति को भी जान सकते हैं। इनकी धार्मिक नीति को भी जाना जा सकता है। यानी आर्थिक नीति और धार्मिक नीति दोनों नीतियों को इनकी मुद्रा व्यवस्था के द्वारा जाना जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो पहले आर्थिक कंडीशन को देखते हैं। कहा जाता है कि सबसे शुद्ध, अगर धातुओं की बात की जाए तो धातुओं में देखेंगे किन किन धातुओं की मुद्रा है। सोना है, ठीक, सोने के साथ चांदी है, सोना, तांबा, चांदी, इन धातुओं की मुद्राएं दिखती हैं। सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं, सबसे शुद्ध सोने की मुद्रा, सबसे शुद्ध सोने की मुद्रा आपको किसकी दिखती है? कुषाण वंश की दिखती है, कुषाण वंश की दिखती है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि सबसे पहले सोने की मुद्रा किसने जारी किया, तो विम कर्डफिसेस ने जारी किया था। किसने जारी किया? विम कर्डफिसेस ने जारी किया, ठीक है। तांबे की मुद्रा किसने जारी किया था? कुजुल कर्डफिसेस ने। किसने जारी किया? कुजुल कर्डफिसेस ने जारी किया, ठीक। और चांदी की मुद्रा सातवाहनों के समय पहले से प्रचलन में थी। अब देखिए, कहते हैं जो इनकी सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं, जिस पर यूनानी प्रभाव था बच्चों। और बेहतर कहते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की सोने की मुद्रा का पाया जाना अपने आप में यह दर्शाता है कि नहीं, जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में है। अब इनसे ये देखना है कि किस तरह से इनकी धार्मिक स्थिति का पता चलता है। कहा जाता है कनिष्क की जो मुद्रा है, कनिष्क की मुद्रा पर हमें कई ऐसे प्रतीक मिले हैं, जैसे कहा जाता है स्तूप का चित्र, जैसे ताड़ का वृक्ष, स्तूप हो गया, ताड़ का वृक्ष हो गया, बोद्धो, जो ये दर्शाता है कि कनिष्क जो है कहीं न कहीं बौद्ध धर्मावलंबी है, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य एवं चंद्रमा का चित्र भी दिखाई देता है, तो इससे ये भी पता चलता है कि इसकी नीतियां कैसी हैं? सहिष्णु हैं, ठीक है।
क्योंकि आने वाले इसके वंशों में अगर आप देखें, जैसे इनसे पीछे एक राजा है जिसका नाम है भीम कड़फिसेस, ठीक। तो भीम कड़फिसेस की मुद्रा पर आप देखिए तो शिव, नंदी और माहेश्वर का चित्र दिखता है, जिससे ये पता लगता है कि वो क्या है, शैव धर्मावलंबी है। वो कैसा है, शैव धर्मावलंबी है। तो वहां पर देखेंगे बच्चों, जैसे भीम कड़फिसेस को आप देखिए तो वो शैव धर्मावलंबी प्रतीत होता है। कनिष्क को देखिए तो बौद्ध धर्मावलंबी प्रतीत होता है। इसके बाद हुविस को देख लीजिए, हुविस की मुद्रा पर चतुर्भुज विष्णु की आकृति है, चतुर्भुज विष्णु की आकृति है। शिव के प्रतीकों का अंकन भी दिखाई देता है और वासिष्ठ की मुद्रा पर यही प्रतिबिंब दिखाई देता है। इससे क्या लगता है कि एक वंश जो विदेशी है, जिसका भारतीकरण किया गया है, जिसका आत्मसातीकरण किया गया है, वह कहीं न कहीं अपनी नीतियों के माध्यम से वह भारतीय समाज में अपने को क्या कर रहा है, ढाल रहा है, वह आत्मसात कर रहा है आपके समाज को। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कुषाणों के समय, चाहे इनकी भाषा हो, चाहे इनकी लिपि हो, चाहे इनका लेखन शैली हो, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं कैसी हैं, भारतीय हैं। इनकी एग्रीकल्चर सिस्टम को देख लीजिए, वो सारी चीज़ें क्या हैं, भारतीय हैं, ठीक। तो इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को क्या किया, आप में ही ढाल लिया, अपना पूरी तरह से इन्होंने भारतीयकरण कर लिया, जो अभी हम समाज में इसकी चर्चा करेंगे। समाज में ये चीज़ें आएंगी, वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह मुद्रा व्यवस्था एक मजबूत कंडीशन में दिखाई देती है, ठीक। और इन मुद्राओं से इनके धार्मिक विचारों को भी देखा जा सकता है, ठीक। तो ये रहा इनके समय। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इस अर्थव्यवस्था का प्रभाव, हाँ, इस अर्थव्यवस्था का प्रभाव ये रहा बच्चों कि कहा जाता है कि इसी समय द्वितीय नगरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है। द्वितीय नगरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण आपका एक स्थल है, शोख नामक स्थल। शोख पूरा स्थल से नगरीकरण का प्रमाण पाया गया है। कहा जाता है कि 600 BC में जो द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ था, 600 BC में जो द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, वह द्वितीय नगरीकरण कुषाणों के समय अपने चरम बिंदु पर दिखाई देता है। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण हमें शोक से मिलता है। इस समय बहुत से ऐसे नगर थे जो 7 चरणों में विकसित हो चुके थे। कहा जाता है कि यहाँ शोक से ऐसे नगरों के प्रमाण पाए गए हैं जो 7 स्तर के हैं, यानी 7 स्तर के हैं। ये इनकी दीवारें कैसी हैं, इनकी दीवारें बच्चों कैसी हैं, पक्की हैं। दीवारें पक्की ईंट की बनी हैं, दीवारें पक्की ईंट की बनी हैं। इनकी फर्श भी क्या है, पक्की है, फर्श भी क्या है, पक्की है। और इनका जो छत है वो खपड़ैल है, ये ध्यान रखिएगा। जो इनका रूफ है, छत जो है वो कैसा है, वो खपरैल है। छत कैसा है, खपरैल का है, ठीक है। तो ये इनके मकानों की संरचना है। और पक्के मकानों का बनना, यानी कहीं न कहीं आप किधर जा रहे हैं, इंडस वैली की तरफ जा रहे हैं, यानी द्वितीय नगरीकरण की परंपरा को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। इसका सबसे बेहतर प्रमाण जो है नगरों के विकास का, सबसे बेहतर प्रमाण आर एस शर्मा यानी रामशरण शर्मा की पुस्तक है, रामशरण शर्मा की पुस्तक है द अर्बन डिके, द अर्बन डिके। इस पुस्तक में आप अगर देखेंगे, इसको हिंदी में लिख लीजिए, द अर्बन डिके। ये नगरों के पतन पे, उत्थान पे लिखी गई किताब है, अर्बन डिके। इसमें आर एस शर्मा ने कुल 125 ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, 125 स्थल हैं जिनको उन्होंने दिखाया है और ये बताया है कि मौर्योत्तर काल में कुषाणों के समय द्वितीय नगरीकरण अपने चरम बिंदु पर दिखाई देता है। यानी एक नगर की जो विशेषताएं होती हैं, सड़कों का होना, जल परिवहन जल निकासी का होना और पक्के मकानों का होना, यानी जो एक नगर की विशेषता होती है वो सारी विशेषताएं हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक। श्रेणी व्यवस्था भी नगरों में ही पाई जाती है, वह भी अपने नगर के विकास का ही एक प्रमाण प्रतिबिंबित कर रही। तो इस पुस्तक से, यानी द अर्बन डिके जो आर एस शर्मा की किताब है बच्चों,
उस पुस्तक में ये प्रणाली दी गई है और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस समय जो है नगरों का जो विकास है, द्वितीय नगरीकरण जो है अपने विकास के चरम बिंदु पर था। ठीक है, क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? बफरिंग सिस्टम तो नहीं हो रहा? क्लास बफर तो नहीं कर रहा? मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? क्या क्लास में बफरिंग हो रही क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्लास ओके है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सोसाइटी पर, यानी इस समय की समाज और संस्कृति पर। चलिए, तो अब कुषाण कालीन समाज और संस्कृति यानी सोसाइटी देखेंगे कि कैसी है। देखिए, कुषाण काल किस काल में आता है बच्चों? मौर्योत्तर काल में आता है। किस काल में आता है? मौर्योत्तर काल में आता है। मौर्योत्तर काल में आता है। अब देखिए, हमने बार बार आपको बताया है कि समाज को आपको कैसे पढ़ना है। ठीक, तो कहा जाता है कि इनके आगमन के बाद मौर्य काल में समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था आधारित था। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था आधारित था। समाज वर्ण व्यवस्था आधारित था। और जहाँ तक समाज के स्वरूप की बात है, तो समाज का जो स्वरूप है बच्चों, वो पितृसत्तात्मक है। समाज का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक था। समाज का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज है। और समाज के स्तरीकरण की बात करें, यानी विभाजन की अगर हम बात करें, तो मौर्योत्तर काल से पहले समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और इसी वर्ण व्यवस्था पर समाज का क्या था? संचालन था। ठीक, लेकिन समस्या ये है कि कुषाण क्या है? विदेशी है। कुषाण क्या है? विदेशी है। अब कहा जाता है कि ये तो विदेशी है, लेकिन विदेशी के साथ साथ ये विजेता भी है। विदेशी के साथ साथ ये क्या है? विजेता भी है। तो भारतीय समाज में इन कुषाणों के आत्मसातीकरण से यानी शामिल करने से, कुषाणों के आत्मसातीकरण यानी इनके भारतीकरण से यह जो वर्ण व्यवस्था थी, ये क्या हो गई? ये कठोर हो गई। ये वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? कठोर हो गई। ठीक, यानी वर्ण व्यवस्था में क्या आ गई? कठोरता आ गई। वर्ण व्यवस्था में बच्चों क्या आ गई? कठोरता आ गई। और कहा जाता है कि इस कठोरता के साथ साथ अस्पृश्यता क्या हो गई? बढ़ गई। यानी जो छुआछूत की भावना थी
उसमें क्या हुआ, विस्तार हुआ। जो छुआछूत की भावना थी उसमें विस्तार हुआ। तो कैसे, देखो, कहा जाता है कि भारतीय धर्म के पुरोधा जो लोग थे, यानी जो इस समय अपने आप को धर्म का नेतृत्व करता मानते थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई, ये सबसे विकट समस्या थी कि इन विदेशियों को हम एडजस्ट कैसे करें, कैसे शामिल करें, ब्राह्मण वर्ग में रखें कि क्षत्रिय वर्ग में रखें कि वैश्य में रखें कि शूद्र में रखें। अब प्रश्न ये है कि भाई वैश्य में रख नहीं सकते, शूद्र में रख नहीं सकते, भाई विजेता है, बल से जीता है, आपको हो सकता है नाराज हो जाए क्योंकि वो लोअर वर्ग हैं, यानी कहीं के निचले तबके पे आते हैं। तो उसके मन में भी तो एक सम्मान की इच्छा है कि भारतीय समाज में हमें एक बेहतर पद मिले। और यहाँ जो भारत के धर्मगुरु हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर इनको रखें तो रखें कहाँ। कहा जाता है कि जब इनका आत्मसातीकरण किया गया तो इन्हें निम्न कुल का क्षत्रिय माना गया, इन्हें निम्न कुल का क्षत्रिय माना गया, निम्न कुल का क्षत्रिय मानते हुए इन्हें तीसरा स्थान दिया गया, तीसरा स्थान दिया गया। यानी ये कैटेगरी में किसके बराबर आ गए, वैश्य के बराबर आ गए। लेकिन नाम से ये क्या थे, क्षत्रिय थे, नाम से ये क्या थे, क्षत्रिय थे। मनुस्मृति में इन्हें ही क्या कहा गया, व्रात्य कहा गया। मनुस्मृति इनको क्या कहती है, व्रात्य कहती है। वो कहती है निम्न कुल के क्षत्रिय हैं। अब मजबूरी थी, आप चाहे जो कह लीजिए भाई, आप उनको, एक योद्धा है वो, एक विजेता है, आप उसे शूद्र तो नहीं कर सकते, वैश्य तो नहीं कर सकते, अब अपने में शामिल भी नहीं कर सकते, वहां भी बचना है। तो बचने का तरीका इन लोगों ने क्या निकाला कि क्षत्रिय तो कह दिया कि भाई आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रियत्व गुण धारण करते हो, आप एक विजेता हो, लेकिन हमारे क्षत्रियों से बेहतर नहीं हो, आप हमारे क्षत्रियों से क्या हो, नीचे हो, जबकि आपके ही क्षत्रियों को उन्होंने हराया था। बात समझ रहे हैं? तो ये हुई एक बचने की कला। तो इस तरीके से उन्होंने समाज में इनका क्या कर लिया, आत्मसातीकरण कर लिया। तो सामाजिक जो व्यवस्थाकार थे, जिनको हम नाम ले रहे हैं या जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जिनको सामाजिक व्यवस्थाकार कहा जाता है, उन्होंने एक बेहतर तरीका खोजकर एक बेहतर तरीके से इनको, आइए भाई आप भी क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए, और शामिल इन्होंने कर लिया। और एक जो समस्या खड़ी हुई थी उस समस्या का समाधान भी इन्होंने अपने तरीके से सोच लिया। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि भाई समाज में आत्मसातीकरण हो गया, सामाजिक स्तरीकरण हो गया, लेकिन कहा जाता है कि जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता को लेकर प्रमाण हमें मिलता है दो स्थानों से। अस्पृश्यता का प्रमाण हमें दो स्थानों से मिलता है। एक पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है, और एक ग्रंथ और है जिससे अस्पृश्यता के प्रमाण मिले हैं बच्चों। कहा जाता है कि यहाँ पर अस्पृश्यता का प्रमाण मिला क्यों, उसका कारण क्या है। कारण यह है कि मौर्य काल में एक और परिवर्तन होता है। देखिए, मौर्योत्तर काल में समाज का एक स्तर और है जिसमें बदलाव दिखा। कौन सा स्तर है, देखिए, कहा जाता है जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और आपको अगर याद होगा तो मौर्य काल में, जो इस काल से पहले है, मौर्य काल में इन शूद्रों को चाणक्य ने क्या किया था, अर्थव्यवस्था में शामिल किया था, अर्थव्यवस्था में शामिल किया। अर्थव्यवस्था में शामिल होने से इन शूद्रों की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। जब आर्थिक स्थिति सुधरी तो आर्थिक स्थिति से इनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरी। जब इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ
तो इनका जो सामाजिक कद है वह वैश्यों के बराबर आ गया। वह किसके बराबर आ गया? वैश्यों के बराबर आ गया। लेकिन यह उभर कर कब दिखाई देता है, यानी धीरे धीरे यह परंपरा कब पूरी तरह से स्पष्ट हुई? तो पूरी तरह से स्पष्ट हुई कब? मौर्योत्तर काल में। तो कहा जाता मौर्योत्तर काल में शूद्र और वैश्य का जो सामाजिक संरचना है वह एक बराबर दिखाई देता है, यानी इनके बीच का जो सामाजिक अंतर था वो बहुत कम हो गया था। और वह इसलिए हो गया था क्योंकि शूद्र भी अब वही कार्य कर रहा था जो कौन कर रहा था? वैश्य कर रहा था। ठीक, इसलिए दोनों में जो अंतर है वो बेहद क्या हो चुका था? कम हो चुका था बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहा जाता है कि आपके जो सामाजिक व्यवस्थाकार हैं, चूंकि मौर्य वंश के पतन के बाद फिर से ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, चाहे वो सातवाहन वंश रहा चाहे वो शुंग वंश रहा, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व फिर से क्या होगा? कायम होगा। तो अब पेट में तो भाई कुलबुलाहट तो हो ही रही कि यार शूद्र कैसे इस स्थिति में आ गया? वो तो अछूत था, वो तो सबसे निचले तबके पे था, वो तो द्विजों की सेवा करता था, वो मजबूत कैसे हो गया? अब देखिए आंख में खटकना शुरू होगा। फिर उसने एक नई परंपरा को जोड़ना शुरू किया। अब इन शूद्रों में दो कैटेगरी उन्होंने कर दिया, दो कैटेगरी उन्होंने किया बच्चों। अब उसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में ही है। एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वो दो कैटेगरी शूद्रों की है, दो नाम आते हैं। एक का मतलब है कि जो नगर के बाहर रहते थे, एक है जो नगर के अंदर रहते थे। इनका नाम इस तरह से है निष्क्राम्य, अनिष्क्राम्य। ठीक है, अनिष्क्राम्य माने जो नगर के बाहर नहीं, नगर के अंदर रहते थे, और जो नगर के बाहर रहते थे उनको निष्काम्य कहा जाता था। ठीक, एकदम एग्जैक्ट वर्ड हम कल इसको बता देंगे कि कौन से वर्ड यूज किए गए थे, दोनों वर्ड। माने हम देखिए शब्दों को आप किताब में पा जाओगे, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं कि शूद्रों में कैटेगराइजेशन कर दिया गया। एक शूद्र ऐसा था जिसको अछूत मान के नगर के बाहर कर दिया गया, जैसे चांडाल, डोम जैसी जातियां रहा करती थी जो चमड़े निकालती थी जानवरों के। बात समझ रहे हैं? और शूद्रों की एक कैटेगरी थी जो नगर के बाहर थी, जिनको अनिष्क्राम्य शायद कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर जो है कहीं न कहीं इन्होंने सामाजिक विभेद को क्या किया? बढ़ावा दिया। सामाजिक विभेद यानी अस्पृश्यता की संकल्पना में क्या हो गया? विस्तार हुआ मौर्योत्तर काल में। तो यह सामाजिक संरचना इनकी दिखती है। जहां तक स्त्रियों की बात आती है, स्त्री की अगर बात करें तो स्त्रियों के संदर्भ में कहा जाता है कि स्त्रियों का स्थान बेहद अच्छी स्थिति में था। स्त्रियों को पूजा जाता था, स्त्रियों को माँ का दर्जा दिया जाता था, उनको माँ का सम्मान दिया जाता था, जो आज भी है आपके समाज में। कहा जाता है कि स्त्रियों के शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक, बाल विवाह का प्रचलन था। देखिए अगर बुराई के तौर पर देखें, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, बाल विवाह का प्रचलन दिखाई देता है, लेकिन सती प्रथा नहीं है, सती प्रथा का प्रमाण नहीं है, सती प्रथा प्रचलन नहीं है, बाल विवाह था। और बाल विवाह का सबसे पहला प्रमाण आप जान ही रहे हैं, कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा की अनुमति थी। नियोग प्रथा क्या होती है? यानी जब कोई दंपति, यानी जब कोई माने एक फैमिली, परिवार, पति पत्नी जब निसंतान हो, तो वह स्त्री जो है अगर उसके पति से संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो समाज में सम्मान अर्जित करने के लिए वह अपने पति के छोटे भाई से या परिवार के किसी सदस्य से जो ब्लड रिलेटेड हो उससे वह संतान उत्पन्न कर सकती थी, जिसे क्या कहा जाता था? नियोग प्रथा। यानी इस परंपरा के द्वारा उस स्त्री को सामाजिक सम्मान देने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया। तो ये परंपरा अभी भी प्रचलन में क्या थी? बनी थी। विधवा विवाह की अनुमति नहीं दिखाई देती, यहां पर विधवा विवाह की अनुमति नहीं है, विधवा विवाह की अनुमति नहीं है। ठीक, और जहां तक विवाह की बात है तो विवाह की परंपरा में केवल यह बात आती है कि आप अनुलोम विवाहों की अनुमति है, अनुलोम विवाह की अनुमति है, लेकिन प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं थी। प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुलोम विवाह की अनुमति थी। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो सातवाहन वंश देखिए जो इसी समय का है। सातवाहन वंश में बच्चों पुलमावी ब्राह्मण हैं और उनका विवाह रुद्रदामन की बेटी से हो रहा है जो शक है। बात समझ रहे हैं? नहीं,
तो कहीं न कहीं ये नियम तो भले थे, लेकिन नियमों का उल्लंघन भी दिखता है। यानी कहीं न कहीं जो आज भी है, आज भी सिद्धांत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन व्यवहार में वो उतने प्रतिफल निकल के नहीं आ पाते हैं। तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि वैवाहिक जो परंपरा थी वो अनुलोम थी, ठीक, लेकिन उसका निर्वहन पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। यानी समाज में अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन दिखाई देता है, ठीक। तो ये स्त्रियों की स्थिति थी। उनको स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार नहीं थे, आर्थिक अधिकार नहीं थे, बाकी सामाजिक और धार्मिक अधिकार स्त्रियों के क्या थे, पूर्ववत बने थे। जो पूर्ववत थे यानी पहले जो थे वो अब भी क्या थे, बने हुए थे, ठीक। और दूसरी बात अगर कहें तो कहा जाता है कि महिलाओं को जो सामाजिक सम्मान का दर्जा था वो कहीं न कहीं कुषाणों के समय बढ़ा, और कुषाणों ने भी भारतीय समाज की उन्हीं परंपराओं को जो पहले स्त्री के संदर्भ में प्रचलित थे, उन्हीं परंपराओं को कुषाणों ने भी क्या किया, अपनाया, ठीक है। अब देखिए इसी समाज का अगला अंग है क्या, धर्म, ठीक है, रिलीजन। रिलीजन भी बच्चों इसी समाज का ही अंग है, समाज की सोसाइटी में ही पढ़ाना है। लेकिन चूंकि अभी जो है उसको करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको ऐसा करते हैं ना, चूंकि कुषाणों को अभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी कुषाण वंश में बहुत सारी चीजें हैं बताना, जैसे आपका अभी बौद्ध धर्म का प्रचार कनिष्क के द्वारा कहाँ कहाँ कैसे किया गया, कैसे धर्म के माध्यम से उसने ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना को बनाया, ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संकल्पना के रूप में बौद्ध धर्म को स्थापित किया, किस तरह से चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, और किस तरह से जो है हीनयान महायान संप्रदाय का उदय होता है, किस तरह से गांधार कला और मथुरा कला शैली यानी मूर्तिकला शैली का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें हम मूर्तिकला में ही देख लेंगे, आज की क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और कर देते हैं कि कनिष्क जो है कहीं न कहीं कनिष्क के साम्राज्य में विद्वानों की चर्चा कर लेते हैं। कनिष्क के साम्राज्य में विद्वानों की बात करते हैं तो देखिए कहा जाता है कि कौन कौन सा विद्वान कनिष्क के राज दरबार में रहा करता था। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अश्वघोष का। पहला नाम किसका आता है, अश्वघोष का। अश्वघोष को आप जानते हैं, कहीं कहीं लिखता, कहीं कहीं पता चलता है कि ये पाटलिपुत्र का था, और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये कहाँ का है, साकेत का। तो दोनों आप ध्यान में रखिए। कहा जाता है कि अश्वघोष जो है, अश्वघोष बच्चों एक नीतिज्ञ भी है, यानी नीति निर्माता भी थे, तो एक बेहतर संगीतज्ञ भी थे। ये आपके संगीतज्ञ भी हैं। कहा जाता है कि अश्वघोष जो है, इनके बारे में देखिए दो चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं, या तो ये साकेत का इनको मान लीजिए, या जो है आप कहाँ का मान लीजिए, इनको पाटलिपुत्र का मान लीजिए। जहाँ तक इनके ज्ञान की बात है तो अश्वघोष को एक बेहतर संगीतज्ञ भी कहा जाता है, एक बेहतर नीतज्ञ भी कहते हैं, और एक ये बेहतर कथाकार भी थे, इनको कथाकार भी माना जाता है। तो ये तीन योग्यताएं धारण करते थे, एक संगीत और नीतिज्ञ की बात, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ तक आती है इनकी तुलना की बात कि इनसे किनकी तुलना की गई है, ठीक, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि भारत का कांट किसे कहते हैं, भारत का मिल्टन किसे कहते हैं, भारत का गेटे किसे कहते हैं, भारत का वाल्टेयर किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ जुड़ी हैं, अश्वघोष के साथ जुड़ी हैं। गेटे, वाल्टेयर, कांट, ठीक, ये सारे नाम किसके साथ जुड़े हैं बच्चों, ये सारे नाम जुड़े हैं किसके साथ, आपके महान दार्शनिक अश्वघोष के साथ, ठीक है। तो कहा जाता है कि इन्हीं को भारत का गेटे भी कहते हैं, इन्हीं को हम भारत का वाल्टेयर भी कहते हैं, इन्हीं को भारत का कांट भी कहते हैं, इन्हीं को भारत का मिल्टन भी कहते हैं, इन्हीं को हम भारत का मिल्टन भी कहते हैं। अब बात आती है इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं अश्वघोष की। तो अश्वघोष की महत्वपूर्ण किताबों की अगर बात करें तो इसमें तीन किताबें आती हैं, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित और सौंदरानंद। तीन किताबें हैं, कौन कौन, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद,
सौंदरानंद, और बुद्ध चरित, ये किताबें हैं किसकी? अश्वघोष की। ठीक है, ये बुकें हो गई अश्वघोष की। अब देखिए अन्य विद्वानों की अगर चर्चा करें तो अन्य विद्वानों में कौन कौन लोग हैं? अन्य विद्वानों में चरक है। चरक चिकित्सक था जिसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया था। चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया इसने, चरक ने। इसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन जो शून्यवाद का प्रवर्तक है। नागार्जुन, नागार्जुन जो है शून्यवाद का प्रवर्तक है। और इसके बाद पार्श्व, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अलग लिख देते हैं। नागार्जुन शून्यवाद का प्रवर्तक था। इसके बाद पार्श्व, ठीक, पार्श्व के बुलाने पर ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। जिसके उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? अश्वघोष थे। ठीक है, चलिए अगले हैं मार्तचेट, मार्तचेट। अगले हैं संघरक्ष। संघरक्ष क्या थे? पुरोहित थे। संघरक्ष बच्चों क्या थे? पुरोहित के पद पर थे। पार्श्व, पार्श्व इसी ने बौद्ध संगीत बुलाया था। बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीत बुलाया। ठीक है, पार्श्व हो गया, संघरक्ष हो गया, मार्तचेट हो गया, वसुमित्र। अध्यक्ष था बौद्ध संगीति का, क्या था? अध्यक्ष। तो बच्चों इन विद्वानों से ये पता चलता है कि कनिष्क जो है एक माने बुद्धिजीवी राजा है जो कहीं न कहीं ज्ञान को महत्व देता है और अपने राज्य में इन विद्वानों को राजाश्रय दिया। तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। ठीक है, और पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि क्लास हमारी 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है और कल आपकी ये क्लास बच्चों 7 बजे होगी। कल से ये क्लास आपकी 7 PM से होगी और कल आप पढ़ेंगे गुप्त वंश, गुप्त वंश का उद्भव। ठीक, यहाँ पर जो भी छूट रहा है हम इसको मूर्तिकला में, आर्ट एंड कल्चर में वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो गुप्त वंश कल 7 PM से हमारी क्लास होगी, इसको आप लोग ज्वाइन करिए, 7 बजे से रहेगी ये। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री जो आपकी चल रही है। और 10 तारीख से यानी 10 जून से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है प्लस कोर्स पर। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी प्लस कोर्स पर स्टार्ट हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप जुड़ने की कोशिश करिए, यहाँ पर भी जुड़िए। और यहाँ पर जो है जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 3 तरीके का है, 6 माह का, 1 ईयर का और 2 ईयर का। ठीक, तो ज़्यादा बेहतर आपका ये दोनों है कि आपकी ये कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा जो रेफरल कोड है वो है SKY लाइव। ये हमारा रेफरल कोड है जिसके थ्रू अगर आप जुड़ेंगे तो आपको 10% की क्या होगी? छूट होगी। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, जिनको पढ़ना है, जो मेंस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करें बच्चों, और नो डाउट उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर